हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने ले रखी है तो ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया है। यूनिट नंबर 1 पर 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। ये पहली वीडियो होने वाली है। यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता। ये पूरा टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 2, जहां पर मेन मेजर रूप में आपको जहां पर 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। यानी कि मिनिमम अगर हम बात करें तो 4 से 5 वीडियोज इस यूनिट पर आपकी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। जैसे हमारा भारत है, भारत हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उससे पहले मुगलों के अधीन था, उससे पहले कई सारे राजाओं के अधीन था। तो भारत में जो संविधान का विकास था ना, वो संविधान एज सच संविधान नहीं था। संविधान यही था कि जिस भी राजा के अंडर जो है उस राजा का जो ऑर्डर होता है वही सब कुछ संविधान था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब भारत में अंग्रेजों का शासन पीरियड आया, और अंग्रेजों का शासन पीरियड में पहले अंग्रेज किस तरह से आए, एक कंपनी उन्होंने लेकर के आया, एक कंपनी खोलने के लिए एक इत्र की कंपनी उन्होंने स्टेब्लिश किया भारत में। धीरे धीरे उस कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। मतलब कभी कभी तो सोच के आप भी ये भी सोच सकते हो कि यार एक कंपनी जो एक व्यापार करने वाली कोई कंपनी आई और उसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो उसकी अलग स्टोरी है, उसको किसी अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान का विकास कैसे हुआ, जैसे अब भारत पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया, तो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था थी एक तरीके से कि पूरे देश को एक साथ लेकर के चलना है। तो इस पूरे देश को एक शासन व्यवस्था के रूप में चलाने के लिए उन्हें किसी न किसी रूल्स की जरूरत थी। तो धीरे धीरे ये रूल्स स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए कि किस तरह से भारत को या भारत के जिन भी हिस्सों पर अंग्रेजों का शासन है उन हिस्सों पर किस तरह से संविधान काम किया जाए, या किस तरह से कौन से रूल्स रेगुलेशंस एक्ट लाए जाए, वो सारी चीजों पर काम होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अंग्रेजों का शासन पीरियड पूरे भारत पे तो नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके कब्जा किया। तो जब ये स्टार्ट हुआ ना कि अब भारत में संविधान की जरूरत है या भारत में कुछ रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत है जो कि अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चल सके, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहला एक्ट लेकर के आया, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो इस एक्ट के थ्रू बंगाल के शासन व्यवस्था पर वर्क किया गया, क्योंकि अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा हेड पॉइंट था ना वो उस समय 1700 ईस्वी में था बंगाल। बंगाल पर इनका शासन पीरियड सबसे पहले हुआ, और बंगाल में इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल एक लाए, कि एक बंदे को गवर्नर जनरल डिस्कस किया और 4 सदस्यीय परिषद बनाया। मतलब कि जो पूरा बंगाल का शासन था ना उस पे एक गवर्नर को लेकर के आए कि एक गवर्नर होगा जो हेड होगा वहां का, और 4 लोगों का 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया, जिन परिषद के माध्यम से उन परिषद में डिस्कस करके किसी भी रूल रेगुलेशन को पारित किया जा सकता था। और इसमें क्या हुआ कि मद्रास और मुंबई की जो टेरिटरीज थी, प्रेसिडेंसीज थी, उनको बंगाल के अधीन कर दिया। यानी कि मद्रास के कुछ हिस्सों पर, मुंबई पर अंग्रेजों का जो कब्जा था उसको इन्होंने क्या किया कि बंगाल में जो इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया और 4 सदस्यीय परिषद बनाया उनके अधीन कर दिया बंगाल और मद्रास और मुंबई की टेरिटरीज को भी। कानून बनाने का जो अधिकार था वो दे दिया किसको, बंगाल के शासन व्यवस्था में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद को, कि ये कानून बनाएंगे और वही कानून बंगाल पर भी लागू होगा, मद्रास पर भी होगा, मुंबई पर भी लागू होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हुई, अधिकार हो गया इनका। लेकिन जो होगा ना, जो कानून बनाया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की अनुमति होगी, केवल एक बंदा मिलकर के इसको नहीं बना रहा होगा। ओके, इसके बाद क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय की बंगाल में स्थापना किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उस समय का उच्चतम न्यायालय बनाया गया। कहां पर, बंगाल में। और कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही कंपनी के कार्यों में किसका हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया, उनकी संसद का, ब्रिटिश संसद का। क्योंकि इससे पहले तो एक कंपनी के रूप में आई थी, एक कंपनी थी, अपना शासन कर रही थी, अपना जो भी कमाई था, जो भी चीजें थी वो कर रही थी। लेकिन 1773 में पहली बार थोड़ा सा संसद का इसमें हस्तक्षेप हुआ। इसके बाद आता है आपका अगला एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में एक नया एक्ट आता है, जिस एक्ट में क्या कहा गया कि कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण कर लिया गया। यानी कंपनी पर आधिकारिक रूप से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश संसद ने इस पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया कि हम अब कंपनी पर पूरी तरह से एक तरीके से आधिकारिक नियंत्रण हमारा होगा, केवल हस्तक्षेप नहीं होगा। परिषद की जो संख्या थी, जो ये 4 लोगों की संख्या थी ना, 4 सदस्यीय संख्या, वो 4 से घटा करके 3 कर दिया जब ये एक्ट आया। तो
पहली बार भारत के में जो अंग्रेजों का शासन पीरियड वाला पूरा क्षेत्र था ना, पहली बार इसको क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया कि ये जो प्रदेश है या ये जो देश है ये ब्रिटिशों के अधिकृत है। ये पहली बार नोटिस किया गया और पहली बार यहां पर कहा गया कि ये जो प्रदेश है किसके अधिकृत है, ब्रिटिशों के अधिकृत है। इंग्लैंड के 6 आयुक्तों के एक नियंत्रण की बोर्ड की स्थापना किया गया। इंग्लैंड में 6 लोगों को मिलाकर के, 6 आयुक्तों को मिलाकर के एक बोर्ड की स्थापना किया गया जिसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि क्या कर रही होती है, वो कंट्रोल करेगी इन सारे टेरिटरीज को या भारत में जितने भी हिस्से पर अंग्रेजों का शासन पीरियड है उनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 6 आयुक्तों को मिला करके। तो ये हुआ पीटर्स एक्ट 1778 के थ्रू, सॉरी 1784 के थ्रू। अब बात करते हैं अगले एक्ट की 1786 में। 1786 में एक नया एक्ट पारित होता है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कि विशेष स्थितियों में वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि कोई अगर विशेष स्थिति आती है तो उस विशेष स्थिति में क्या हो सकता है कि गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, जो परिषद के निर्णय है उनको रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू कर सकता है। मतलब कि कोई अगर बहुत विशेष परिस्थिति आ रही है तो इनके निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू कर सकता है। और मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई, गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति बना दिया गया, हेड मतलब चीफ मिनिस्टर ही बना दिया गया, वो सेना का पूरा चीफ है। तो एक तरीके से गवर्नर जनरल के पास शक्तियों की अंबार हो गई 1786 के अनुसार। फिर इसके बाद 1793 का राजपत्र आता है। 1793 के राजपत्र में क्या हुआ कि कार्यों और संगठनों के सुधार के लिए चार्टर एक्ट पारित किया गया। कंपनी में जो भी कार्य हो रहे हैं या ब्रिटिश संसद के अधीन होने के बाद जो काम हो रहा है या संगठन हो रहा है उसमें सुधार करने के लिए चार्टर एक्ट लागू किया गया। मुख्य विशेषता इसकी थी कि पूर्व के महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल थे। मतलब चार्टर एक्ट में क्या था कि जो कार्य और संगठन को सुधार करने के लिए तो नए नए रूल्स लाए ही गए, लेकिन जो पुराने पहले के भी महत्वपूर्ण अगर कोई रूल है, कोई अच्छा रूल है तो उन रूल्स को हटाया नहीं गया, वो रूल्स भी रखे गए थे 1793 के राजपत्र में। इसके बाद आता है आपका 1873 का राजपत्र। 1873 का राजपत्र में क्या होता है कि कंपनी के एकाधिकारिक जो रूल है उसको समाप्त करने की पूरी घोषणा कर दी जाती है कि कंपनी का जो एकाधिकारिक रूप है ना उसको समाप्त कर दिया जा रहा है और ब्रिटिश संसद का पूरी तरह से कब्जा होगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग किया गया कि भारत में धार्मिक सुविधाएं दिया जाए, जो धर्म के रूप में कन्वर्ट होकर के आ रहे हैं उनको सुविधाएं दी जाए, उनको नए नए चीज़ों से मुहैया कराया जाए जिससे कि लालच बढ़े और ज़्यादा ईसाई कन्वर्ट हो सके भारत में। लॉर्ड बेलेजली की भारत में आक्रामक नीति आई कि भारत को किस तरह से जल्दी भारत पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। आर्थिक स्थिति को ठीक करने पर भी जोर दिया गया 1873 के राजपत्र में कि आर्थिक स्थिति ठीक की जा सके, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो सेना अच्छे से काम कर पाएगी, सेना अच्छे से काम करेगी तो लड़ाइयां होंगी तो अच्छे से जीतेंगे अगर, तो भारत पर जल्दी से कब्जा किया जा सकता है। तो ये था 1873 का राजपत्र। इसके बाद आता है आपका 1833 का अधिनियम, और इससे पहले जो हमने अधिनियम पढ़ा है 1873 मैंने बोल दिया था वो गलती से हो गया था, 1813 का अधिनियम था, इससे पहले जो वाला अधिनियम हमने पढ़ा है। तो अब बात करते हैं 1833 का जो राजपत्र आता है ना, इसमें क्या था, इसमें है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी जो व्यापार कर रही थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकार को पूर्णतः क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कि जो भारत में स्थापित हुआ है ना, इस पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो ये होता है 1833 के राजपत्र में। फिर इसके बाद आता है आपका 1853 का राजपत्र, और यह आखिरी राजपत्र आता है, इसको अंतिम चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। ये अंतिम चार्टर एक्ट है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। कंपनी के शासन की पूरी तरह से समाप्ति की जाती है और ब्रिटिश संसद का पूरा अधिकार हो जाता है भारतीय उपनिवेश पर, कि भारत में जो भी अधिकार है, जो भी शासन लागू किया जाएगा ना, वो पूर्णतः शासन किसका हो जाएगा, ब्रिटिश संसद का, और कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अब कोई राजपत्र नहीं आएगा 1853 के बाद। फिर क्या होता है, 1858 से स्टार्ट हो जाता है अधिनियम आना, क्योंकि अब संसद अधिनियम पारित कर रहा है। तो अब 1858 का पहला अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो 1853 के चार्टर एक्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है कि अभी तक जो भी चीजें थी, रूल्स रेगुलेशंस थे, उसको समाप्त किया जाता है। गवर्नर जनरल जिसको कहा जाता था कि जो गवर्नर जनरल है वो भारत का भी गवर्नर जनरल है ना, तो गवर्नर जनरल को नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, कि भारत का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत का ये क्या है, वायसराय है।
शासन पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के अधीन हो गई, मतलब ब्रिटिश संसद के अनुसार ही शासन व्यवस्था चल रही होगी। तो ये 1858 का अधिनियम था। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है कि यार अगर भारत को लेकर के चलना है ना, या भारत को अपने अंडर में रखना है, या भारत पर राज्य करना है ना, तो भारतीय परिषद अधिनियम लागू करना पड़ेगा। और इसमें पहली बार ऐसा चीज होता है जो संवैधानिक इतिहास के युगांतकारी पूरी घटना कहलाती है। मतलब संविधान के इतिहास में आज तक ये चीज नहीं हुआ था जो आज होने वाला था। वो कौन सी चीज थी? वो ये चीज थी कि गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य में संबद्ध करना। यानी कि भारतीय संसद में अभी तक ये चीजें क्या हो रहा था, जो भी शासन चल रहा था, कंपनी का शासन चल रहा था, या फिर संसद ने भी टेक ओवर किया था, तो अभी तक क्या था कि जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या जो भी काम करना है, विधायी शक्तियां जो है, सारे पावर्स किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे। कि मतलब सारा काम कौन कर रहा है, सारे रूल्स कौन कर रहा है, सारे रेगुलेशंस कौन लेकर के आ रहा है? अंग्रेज। लेकिन पहली बार संवैधानिक इतिहास में यह हुआ कि गवर्नर जनरल को अपनी जो विस्तारित परिषद है, यानी कि जो परिषद है जिसमें कुछ लोग हैं जो मिलकर के किसी कानून का निर्माण करते हैं, तो इस विस्तारित परिषद में क्या करना है? जनता के, भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में, कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए कोई इंसान, उसका नामजद करना, उसको रखना और विधायी कार्यों में उससे संबंध प्राप्त करना, यानी कि उससे संबद्ध होकर के कोई भी विधायी कार्य करना, कोई भी नियम कानून बनाना जिसमें भारतीय भी होने चाहिए। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। मतलब अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल जो बोल रहा है, गवर्नर जनरल जो रूल्स रेगुलेशंस पास कर रहा है, वही सारे रूल्स होते थे। अब क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया, क्योंकि परिषद को भी इकट्ठा किया गया और उसमें भारतीय परिषद को भी लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल की शक्तियां थी उसका विकेंद्रीकरण हो गया है, एक केंद्र पर नहीं टिका हुआ है वो। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम अपने आप में युगांतकारी घटना रहा। इसके बाद आता है आपका शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राटनी घोषित कर दिया जाता है। कि महारानी विक्टोरिया अब ऑफिशियली, औपचारिक रूप से क्या है? भारत की महारानी है, यानी भारत अब जो है महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत आता है, तो इनको महारानी सम्राटनी घोषित कर दिया जाता है भारत का। ओके, फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या होता है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया जाता है। मतलब केंद्र का जो विधान परिषद है उसमें लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है, देश के अन्य अन्य भागों से लोगों को लिया जाता है। प्रांतीय जो विधान परिषद है उसमें संख्या बढ़ा दी जाती है। वार्षिक बजट का ब्यौरा पेश किया जाता है कि मतलब इस वर्ष में पूरा क्या खर्च हुआ, कितने आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, उसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, यह अधिनियम में आया। और सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न का अधिकार दिया गया कि जो भी इन सभी के सदस्य हैं, जो अतिरिक्त सदस्य आए या पहले से सदस्य हैं, जो है परिषद के सदस्य हैं, केंद्रीय परिषद के, प्रांतीय परिषद के, तो इनके पास अधिकार है कि वो कार्यपालिका से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कार्यपालिका ने इस पूरे सत्र में क्या काम किया है, कौन सा काम किया है, कौन सा काम उन्होंने किया है और कितने पैसे खर्च किए हैं। तो मतलब एक तरीके से उन पर एक निगरानी रखने के लिए ये चीज को स्थापित किया गया। इसके बाद आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या होता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लॉर्ड मार्ले थे और भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो उस समय, इन दोनों ने सोचा कि यार देखो अब भारत को एक अच्छे तरीके से हमको रन करना है, भारत में शासन अच्छे तरीके से मजबूत करना पड़ेगा, अदरवाइज अब भारतीय भी जागरूक हो रहे हैं या भारतीय आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि 1857 के आंदोलन के बाद चीजें बहुत चेंज हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ गया था कि यार भारतीयों को अब दबाया नहीं जा सकता है बहुत ज्यादा, तो भारतीयों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो इसलिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले और भारत का वाइसराय लॉर्ड मिंटो, इन्होंने कहा कि अब हमें कुछ सुधार आंदोलन लाना पड़ेगा, कुछ चीजों में सुधार करना पड़ेगा, चीजों में चेंजेस लाना पड़ेगा। केंद्रीय व प्रांतीय निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई कि केंद्र और प्रांत में जो निर्वाचित सदस्य थे ना उनकी वृद्धि कर दी गई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई कि उनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, कहां से उनको निर्वाचित किया जाएगा, चुना जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति कर दी गई कि गवर्नर जनरल का जितना भी कार्य है कि जो भी डिसीजन लेना है ना गवर्नर जनरल को, उसमें एक भारतीय सदस्य का होना अनिवार्य है, जिससे कि जो भी चीजें, जो भी डिसीजन लिया जाए वो कहीं ना कहीं भारतीयों के हित को भी ध्यान में रखते हुए किया जाए, अदरवाइज भारतीय आंदोलन करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसीलिए इस चीज को इन्होंने बनाया कि यार भारत का कोई बंदा जब रहेगा ना, मान लिया गांधी जी को ले लिया, मान लिया जवाहरलाल नेहरू को ले लिया,
मान लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लिया, तो जब ये जाकर के अंग्रेज के साथ बैठ करके कानून बनवाएंगे, तो अगर कोई कानून आ रहा है तो भारतीयों को भी लगेगा कि यार हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था, उसने हमारे बारे में सोच करके ही लाया होगा, तो अच्छा होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये अधिनियम पारित किया गया। अब आइए देखते हैं अगला अधिनियम। अगला अधिनियम आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत बताया गया कि केंद्रीय विधान परिषद का स्थान बदल करके राज्य परिषद कर दिया गया, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद को बदल करके राज्य परिषद कहा गया, जिसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो विधानसभा है इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता था, और सदस्यों का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार क्या था कि केंद्रीय विधान परिषद को राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन में कर दिया गया चेंज, और विधानसभा के रूप में निम्न सदन को कर दिया गया। और सदस्यों का जो चुनाव था जो है, चाहे आपका निम्न सदन में हो या उच्च सदन में हो, इनका जो चुनाव था उसको प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया कि जनता उन्हें चुन सके। 8 प्रमुख प्रांतों का जिसका गवर्नर को प्रांत कहा गया, यानी कि 8 प्रांतों में पूरे जो ब्रिटिश इंडिया था ना उसको विभाजित किया गया और इसको गवर्नर प्रांत कहा गया। द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया कि मतलब प्रांतीय लेवल पे भी शासन होगा और केंद्र के लेवल पे भी शासन होगा। तो द्वैध शासन, एक प्रांत और एक गवर्नर उस पर शासन कर रहा होता है, तो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होगी। तो ये था आपका भारतीय अधिनियम जो है 1919 का। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल किया गया। एक मतलब पूरी तरह से कानून ही लेकर के आया गया कि भारत सरकार अगर चलानी है तो किस तरह से चलाएंगे। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया जिनमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, जिसको मिला करके बनाया गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, जो इन सभी चीजों को फॉलो करती है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, यानी कि जो ये अधिनियम लाया गया भारत सरकार अधिनियम, उस अधिनियम को अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो उन्हें शामिल होना अनिवार्य ही था। लेकिन जो हमारी देशी रियासतें थी, यानी कि जो ब्रिटिश ने अधिकार जिन पर नहीं प्राप्त किया था, जो देशी रियासतें थी वो इच्छा अनुसार उसमें ज्वाइन हो सकती थी अगर चाहे तो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग उसमें ज्वाइन हो सकती थी जो देशी रियासतें थी। संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया कि जो संघ है और जो केंद्र है, जो प्रांतीय क्षेत्र है, उनके बीच शक्ति का विभाजन हो। द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो इस तरह से सिस्टम काम कर रहा होगा, इसकी स्थापना किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया कि बर्मा भारत से अलग है, और उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांतों के रूप में इनको भारतीय अधिनियम के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो यह था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। इसके बाद आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आखिरी अधिनियम रहा है इंग्लिश शासन का भारत में, जिसकी अगुवाई करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन एक थोड़े अच्छे इंसान थे जिन्होंने भारतीयों को आज़ादी दिलाने में काफ़ी एफर्ट लगाया, काफ़ी कोशिश की अपने सदन में, अपनी संसद में, ब्रिटिश संसद में पास कराने का ये बिल। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान आया, जिस प्रावधान में क्या था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्रों की स्थापना होगी। यह प्रावधान क्या था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्रों की स्थापना होगी, जिसके लिए 15 अगस्त 1947 को निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 प्रांत बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान बनेगा। महामहिम का उत्तराधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि महारानी विक्टोरिया का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतें किसी में भी शामिल हो सकती हैं, यानी कि जो हमारी भारतीय रियासतें हैं जिनको देशी रियासत कहते हैं, जैसे कई सारी देशी रियासत थी, कश्मीर था आपका, गोवा था आपका, हैदराबाद आपका, ऐसे कई सारे रियासतें थी जो जिनमें चाहे शामिल हो सकते थे। तो कई सारे प्रांत जो है पाकिस्तान में शामिल हो गए, कई सारे प्रांत भारत में शामिल हो गए। बहुत एफर्ट लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल करने के लिए। ओके, अलग अलग गवर्नर जनरल, एक पाकिस्तान का एक इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। जब तक भारत की पूरी राजनीतिक स्थिति स्टेब्लिश ना हो जाए तब तक के लिए 2 गवर्नर जनरल, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए बनाया गया। तो इस तरह से आपका भारतीय संविधान के विकास के चरण रहे हैं कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1947 तक किस किस तरह से कैसे कैसे रूल्स आते रहे, जिन रूल्स और रेगुलेशंस का कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में आज भी इंपॉर्टेंस बना हुआ है। तो इनमें से कुछ ना कुछ चीजें भारतीय संसद में भी सीखा गया, जब भारतीय संविधान सभा बनाया गया उसमें भी इन चीजों को एब्जॉर्ब किया गया। तो ये सारी चीजें रही हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के चरण।
अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा के निर्माण के बारे में। इस वीडियो में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।